मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि सर प्रतीक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी ये विस्तृत हिंदी की श्रृंखला चल रही है, उस पर जो हमने पिछला वीडियो था उसका अंत हमने किया था महाप्राण से। आज हम वर्णमाला के अगले भाग की बात करते हैं, जो है घोष के आधार पर। तो हम बात करेंगे वर्णमाला के अंतर्गत आने वाला जो भाग है या प्रकार है, उसमें जो अगला भाग है वह है आपका घोष। कि घोष क्या होता है, या इसी के अन्य नाम को घोषत्व कहा जाता है, या कंपन कहा जाता है, या झनकृति, या नाद, या कहा जाता है स्वर तंत्रिकाओं में कंपन। चाहे तो आप इसी को कह सकते हैं स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर झनकृति। तो इन नामों के साथ घोष को बतलाया जाता है। जो हमारा घोष है, घोष के कितने भाग होते, कितने प्रकार होते, तो घोष के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है अघोष और दूसरा भाग होता है आपका सघोष। अघोष का अर्थ क्या होता है और सघोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ है कि हमारे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होना। घोष का अर्थ है हमारे स्वर तंत्रिका या जो हमारे वाग तंत्र हैं, जब उनसे उच्चारण करेंगे ध्वनियों का, तो हमारे स्वर तंत्र में कंपन जो होगा वह कहलाता है आपका घोष या घोषत्व या कंपन, या स्वर तंत्र में कंपन या झनकृति या नाद। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष, दूसरा आपका सघोष। ठीक है। अब अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है? जैसे हमने बताया कि कंपन होता है। हम ऐसा समझें कि अगर हमारे वाग तंत्र को अगर हम गीली लकड़ी या किसी लकड़ी से धातु पे प्रहार करते हैं तो वह आवाज नहीं करेगा। जो आवाज नहीं करता है वह कहलाता है आपका अघोष। लेकिन अगर हम अपने गले को किसी लोहे या स्टील से बना दिया जाए और उसमें किसी धातु से प्रहार करते हैं तो जो आवाज निकल कर आती है वह कहलाता है सघोष। तो जो हमारे गले से कंपन नहीं आती है वह कहलाता है अघोष, और जहां कंपन होता है वह कहलाता है सघोष। अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो व्यंजन वर्ण में वर्ग का पहला और दूसरा, और सघोष में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण आते दिखाई पड़ते हैं। बात करें कि ये जो कॉलम है ये कहां से लिया गया है? ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आपने स्पर्श और वर्गीय देखा होगा। अगर जिसने नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकता है कि कहां पास हमने चर्चा की है। यह हमने चर्चा की है वीडियो के भाग 2 में। वर्णमाला का भाग 2 या 3 में हमने थोड़ा थोड़ा चर्चा की है, तो वहां जाकर आप देख लेंगे। तो वर्ग 1 के कॉलम में कौन कौन से आपके व्यंजन वर्ण आते हैं? तो वर्ण आते हैं का, च, ट, त और प। दूसरे वर्ग में आता है आपका ख, छ, ठ, थ और फ। बात करते हैं सघोष में, जहां स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होगा उसे हम बोलते हैं सघोष। सघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो यहां पास आता है आपका ग, ज, ड़, द और ब। चौथे नंबर कॉलम में आता है आपका घ, झ, ठ, थ और भ। ये पांचवें नंबर पे आता है आपका इय, अय, अण, न और म। हमने पिछली की भी क्लास बताया कि जब भी आप व्यंजन को लिखेंगे इसे हलंत के साथ लिखना है। अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा एग्जाम के हिंदी विषय व्याकरण को देख रहे हैं, अगर आप सही क्रम से लिखेंगे और लिखने के बाद भी अगर आपको पूर्ण अंक चाहिए तो आपको हलंत हर बार प्रयोग करना पड़ेगा। अब अघोष में क्या इसके अलावा भी कोई वर्ण आते हैं? तो हाँ बिल्कुल। इसके अंतर्गत जो अगले वर्ण जो आते हैं वह आता है श, श और श, और इस कॉलम पे आते हैं आपका य, र, ल, व और ह। तो आपने देखा अघोष
क्या क्या कहलाते हैं, सघोष क्या कहलाते हैं। तो ये हमारा जो भाग है, ये प्रश्न देखिए, अगर प्रश्न कभी पूछता है कि घोष क्या होता है और आपको 3-4 दिखाई दे, तो आप ये समझिएगा कि घोष इसे भी कहा जाता है, इसे सघोष भी कहा जाता है और इसे घोष भी कहा जाता है। कभी अगर पूछ लेता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे के लेक्चर पे हम याद लाएंगे कि और कौन कौन से आपके सघोष या अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहां तक हमने जो पिछला लेक्चर अंत किया था वह महाप्राण से था, और जो शुरुआत है वो घोष है। दोनों को देखेंगे आप तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी, संदेह बना रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि बार बार उसे देखकर क्लियर करने की, क्योंकि प्रश्न सीधा पूछ सकता है। अगर इससे एक प्रश्न पूछता है तो यह पूछेगा कि ऐसा कौन सा वर्ण है, ऐसा कौन सा वर्ण है जो कि आपका अल्पप्राण और अघोष दोनों है। तो आप जितने भी अल्पप्राण और अघोष दोनों देखिए अलग अलग आते हैं, तो अघोष अलग होगा, सघोष अलग होगा, अल्पप्राण अलग होगा, महाप्राण अलग होगा। लेकिन अगर प्रश्न ये करता कि अल्पप्राण भी हो वह व्यंजन वर्ण और अघोष भी हो, तब आप अच्छे से ओवरव्यू देखिए दोनों वीडियो का और कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखिए कि ऐसा कौन कौन से वर्ण हैं जो अल्पप्राण भी होंगे और अघोष भी होंगे। इसके आगे वीडियो पे हम बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रकार हमें आगे वर्णमाला में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ स्वर भी होते हैं और कुछ व्यंजन भी होते हैं। अब व्यंजन के बारे में हमने देख लिया कि व्यंजन के अंतर्गत महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष और सघोष कौन से होते हैं। तो एक चीज आप याद रखिएगा, वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी स्वर हैं, वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी स्वर हैं वह सभी अल्पप्राण होते हैं और सभी सघोष होते हैं। याद रखिएगा, स्वर जितने भी हैं वह सभी अल्पप्राण और आपके सघोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्णमाला के अंतर्गत कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं व्यंजन गुच्छ, और इसी के समानार्थ में चलता है द्वित व्यंजन। एक होता है व्यंजन गुच्छ और एक होता है द्वित व्यंजन। व्यंजन गुच्छ क्या है और द्वित व्यंजन क्या है। तो व्यंजन गुच्छ जो है वह व्यंजन गुच्छ क्या है, जिनके बीच में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं पाया जाता वह कहलाता है व्यंजन गुच्छ। द्वित व्यंजन क्या कहलाता है, वे व्यंजन जो अपने ही वर्ण को पुनरुक्त करते हैं। द्वित व्यंजन वे कहलाते हैं जो एक एकल वर्ण को अपने आप को रिपीट करते हैं, वह कहलाते हैं द्वित व्यंजन, या पुनरुक्त करते हैं वह कहलाता है द्वित व्यंजन। अब जैसे व्यंजन गुच्छ की बात की जाए, जैसे अगर मैं बात करता हूं, लिखता हूं नमस्ते, अगर मैं लिखता हूं नमस्ते, तब अगर बात करता हूं नमस्ते, तब जैसे हमने लिखा नमस्ते, दो उदाहरण अलग अलग उदाहरण से समझेंगे क्योंकि वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा दिल्ली। अब बात करते हैं व्यंजन गुच्छ की, तो यहां पास हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों वर्णों के बीच में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है। स्वर यहां भी नहीं है, लेकिन यहां अपने अलग अलग वर्णों के साथ ही उदाहरण आया है, और यहां पास बात की जाए तो अपने ही वर्ण को रिपीट किया गया है। जैसे अगर दूसरे वर्ण की बात की जाए, जैसे मैं लिखता हूं स्वस्थ, और यहां मैं लिखता हूं पक्का, तो यहां पास मैं देख पा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि ये दो वर्ण हैं, इन दोनों वर्ण के बीच में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है, यहां भी किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है, और ये अलग अलग वर्ण है।
और यहाँ पास बात की जा रही तो यहाँ भी किसी प्रकार का स्वर तो नहीं है, लेकिन ये दोनों अपने ही वर्ण को रिपीट कर रहे हैं। जैसे दूसरे उदाहरण की बात की जाए, लिखा है यहाँ पास सत्य और यहाँ पास लिखते हैं हम कन्नड़। इन दोनों वर्णों के ता और या के बीच में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं है और भिन्न भिन्न है, और यहाँ पास दोनों वर्ण सेम है। तो जहां दोनों वर्ण सेम या पुनरुक्त करेंगे अपने आप को, वह कहलाता है द्वित व्यंजन। और व्यंजन गुच्छ वे कहलाते हैं जो दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का स्वर ना हो और दोनों भिन्न पाए जाते हैं, वह कहलाता है आपका संयुक्त व्यंजन गुच्छ। बात करते हैं, अगर आपको कहीं उदाहरण देखना हो तो अगर आपके पास संयुक्त वर्ण वाले उदाहरण आए या संयुक्त शब्द दिखाई पड़े, या तो अगर बात कर दें कि कटे फटे वर्ण हो। कटे फटे वर्ण का मतलब ऐसा कि जैसे वा आधा है और या पूरा है, गा पूरा है, चा आधा और छा पूरा है, द्युत में ता आधा है और वा पूरा है। तो जहां एक वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा हो वह कहलाता है व्यंजन गुच्छ, और जहां एक वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा लेकिन अपने आप को रिपीट करता हुआ दिखाई पड़ता है, वह कहलाता हमारा द्वित व्यंजन। अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए दूसरा टॉपिक लेते हैं हम अक्षर, कि अक्षर क्या होता है। तो अक्षर हमने जब पहली क्लास को बतलाया था, हमने जाना था अक्षर तो हमारे मुख से जो भी ध्वनियां निकलती हैं, जो भी ध्वनियां हमारे मुख से निकलती है वो अक्षर होती हैं, जिनका चिन्ह हम लिखते जब तक नहीं है तब तक वह अक्षर होता है, और जब लिख देते तो वही वर्ण होता है। तो अक्षर हमारे मुख से निकलेंगे और दो प्रकार की ध्वनियां देंगे। एक होता है आपका मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर, और दूसरा है बंधाक्षर। जो बंद होता है वैसे ही बंदाक्षर और मुक्ताक्षर। अब इन्हें कैसे हम समझेंगे, तो जब हम अक्षर का मौखिक रूप से उच्चारण करते हैं और जो अंतिम ध्वनि होती है वह अगर आपको सुनने में स्वर की समझ में आती है तो वह कहलाएगी आपका मुक्ताक्षर। जैसे आओ, गाओ या रामा, जावा। तो यहां पास आपको ओ दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट रूप से सुनाई भी दे रहा, तो ओ हो गया। यहां मां है अंतिम ध्वनि जो सुनाई दे रही है, लेकिन आपको तेज तीव्र सुनने को अगर दिखता है तो आपको सुनाई पड़ेगा क्या, आपके कान पे आ की ध्वनि सबसे ज्यादा सुनाई दे रही मां की अपेक्षा। अगर बंदाक्षर की बात की जाए तो जहां अंतिम ध्वनि किसकी हो, व्यंजन की हो, तो वह कहलाता है बंदाक्षर। जैसे एक, राम, आप। यहां पास जो ध्वनि आपको लास्ट में सुनाई दे रही है, यहां पास आपको भले दिखाई दे रहा है मां, तो यहां पास मां का और प, यहां जो अंतिम ध्वनि है वो किसकी सुनाई दे रही है आपको, व्यंजन की, तो क्या कहलाएंगे आपका बंदाक्षर। और जहां अंतिम ध्वनि स्वर की पाई जाए वह कहलाता आपका मुक्ताक्षर। अंतिम वर्णमाला के अगले भाग को देखते हैं कि वह कौन सा भाग है। तो अगले भाग की हम बात करते हैं तो अगला भाग है आपका अर्ध स्वर या संघर्ष विहीन प्रभाव वर्ण। आपके परीक्षा के अंतर्गत मुख्य आपका अर्धस्वर है। अर्धस्वर को क्या होता है, तो अर्धस्वर वे होते हैं जो उच्चारण के आधार पर आपको स्वर प्रतीत कराते हैं लेकिन लिखने के आधार पर वह व्यंजन प्रदर्शित होते हैं, वह कहलाता है आपका अर्धस्वर या संघर्ष विहीन, जिनके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं आपका या और वा वर्ण आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन की। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिस प्रकार हमने संघर्षी व्यंजन को देखा था या ऊष्म व्यंजन को देखा था, उसमें हमने देखा था संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं या ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, कि जो संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं वह कहलाता है आपके संघर्षी। अब ये स्पर्श है, स्पर्श का मतलब क्या है कि जो
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ओष्ठ से निकलेंगे वह स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। और संघर्ष करते हुए कौन से वर्ण निकल के आएंगे? तो च, छ, ज, झ और इया। इया को किसी किसी भाग पर नहीं रखते हैं, केवल इन चारों को रखते हैं। लेकिन अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात की जाएगी और पेपर में ये भी आता है तो आपको संघर्ष स्पर्शी में ही लगाकर रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बलाघात। जो नेक्स्ट वाला भाग है वह हमारा बलाघात। बलाघात क्या होता है? बलाघात दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बल और दूसरा आघात। पहला बल, दूसरा आघात। जिन व्यंजन वर्ण या जिन वर्णों पर विशेष बल दिया जाए पुकारने के दौरान उसे हम कहते हैं बलाघात। जैसे अगर मैं बोलता हूं कबीर, तो कबीर बोलने में जो वर्ण है बा, उसमें अधिक बल आपको लगाना पड़ रहा है। जैसे कबीर बोल रहे हैं तो आपको बा में अधिक बल देना पड़ रहा है, कहलाता है कि आपका बलाघात। जैसे अगर दूसरे उदाहरण की बात की जाए, अगर मैं लिखूं वाल्मीकि, अगर मैं लिखता हूं वाल्मीकि, तो वाल्मीकि में आप वा और की में आप ज्यादा बल नहीं दे रहे हैं, आप बल दे रहे हैं इस वाले पार्ट में। तो जहां बल ज्यादा लग रहा है वह कहलाता है आपका बलाघात। बलाघात 3 प्रकार का होता है। पेपर में एग्जाम के दौरान आपसे अधिकतम जो चीज पूछी जाएगी वह कहलाएगा कि बलाघात कितने प्रकार का होता है। तो बलाघात 3 प्रकार का होता है। अगले भाग की हम बात करते हैं, तो अगला भाग है आपका संगम। संगम क्या होता है? तो संगम जिस प्रकार आप पहले से जानते हैं, अर्थ बिल्कुल वही है संगम का। जहां कोई भी चीज आकर मिलती है वह कहलाता संगम। संगम जो बना हुआ है वो बना हुआ है जंगचर शब्द से। जंगचर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ जंक्शन होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जंक्शन जो रेलवे स्टेशन पे होता है वो कहलाता है जंक्शन। और जंक्शन होता है कि विभिन्न स्थानों से ट्रेनें आती हैं और एक स्थान पर रुकती है और जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वहां की ओर वह निकल जाती है। वैसे ही होता है संगम का अर्थ। तो संगम में भी हिंदी वर्णमाला या हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जो कुछ अंतराल में बोलने के बाद उनका अर्थ कुछ अलग होता है और कुछ का अलग होता है। जैसे अगर बात की जाए, एक उदाहरण से बात की, जैसे लिखा मैंने जलसा और अगर बात की मैंने जलसा, तो इस जलसा की जो बात है, इस जलसा का अर्थ क्या होगा? जल के समान। और अगर इस जलसा की बात की जाए तो क्या होगा? भीड़ या उत्सव। भीड़ या उत्सव। और अगर इसकी बात की जाए तो पानी के समान। इसी के अलावा अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करता हूं और अगर लिखता हूं तुम्हारे, तुम्हारे, और एक उदाहरण सेम वैसा ही लिखता हूं तुम्हारे, तो तुम्हारे इसका मतलब होता है आप सामने वाले की बात कर रहा है, और तुम्हारे का मतलब होता है हारने की बात कर रहा है। जो हार हो रही वो तुम्हारी हो रही से बोलते हैं तुम्हारे। और इस तुम्हारे का अर्थ क्या होता है? हम बोलते हैं सामने वाला। अगर हम इसे बोले तो संगम को हम अगर योजक के माध्यम से भी जान सकते हैं कि हाँ इसे योजक भी कहा जाता है। अब जैसे संगम है या बलाघात है वो अन्य प्रकारों से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बलाघात को हम स्वराघात भी कहते हैं। इसे हम स्वराघात भी कहते हैं। अब अगर बात करते हैं संगम की, तो संगम में अगर मैं एक उदाहरण लेता हूं कुछ इस प्रकार का कि जिसमें आरोह अवरोह के क्रम के कारण, आरोह अवरोह के क्रम के कारण वाक्यों में कुछ विभिन्नता दिखाई पड़ती है। यहां तो भी शब्दों में विभिन्नता दिखाई पड़ रही है, लेकिन संगम में वाक्यों में भी कभी कभी विभिन्नता दिखाई पड़ती है। उसे हम क्या बोलते हैं? संगम।
जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करता हूं, ये दोनों उदाहरण इसी के हैं, आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं के हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं आदमी अच्छे हैं, और दूसरा उदाहरण अच्छे आदमी हैं। और अगर मैं इसी में दो उदाहरण और ऐड करता हूं, कौन करेगा, और दूसरा करेगा कौन, तो आप स्पष्ट हैं, आपको अर्थ समझ पर आ रहा है। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा अगला भाग है वह भाग है आपका रेफ बिंदु का। तो रेफ बिंदु क्या होता है? तो रेफ बिंदु का अर्थ होता है, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रेफ बिंदु। तो रेफ बिंदु क्या होता है कि जो आप ये रा बोलते हैं, रा का उच्चारण कभी कभी आपको किन्हीं चिन्हों के माध्यम से पता चलता है, उच्चारण करते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो आपने एक चिन्ह ऐसा देखा होगा जो ऊपर लगता है। एक उदाहरण से मैं बात करता हूं, जैसे आपने देखा होगा कर्म। दूसरा आपने उदाहरण देखा होगा टेढ़ा जो होता है, जैसे लिखा होता है प्रेम। और तीसरा उदाहरण की बात करता हूं, जैसे लिखा ये राष्ट्र। और कभी कभी आपने कुछ ऐसा वाला भी देखा होगा जैसे लिखा है कृपा। तो हिंदी में कितने सिरोरेखा होते हैं? हालांकि सिरोरेखा वे सभी कहलाते हैं जो किसी मात्रा के ऊपर लगते हैं। जो ऊपर लगते हैं वे सभी सिरोरेखा के रेफ बिंदु, या इस वाले भाग को हम बोलते हैं सिरोरेखा। तो सिरोरेखा सभी होते हैं जो कि किसी हिंदी के ऊपर चिन्ह को लिखते हैं, वो सभी सिरोरेखा कहलाती है। इस वाले भाग को हम बोलते हैं खड़ी पाई। और जो ये वाला भाग है इसे बोला जाता है हंस पद, जो कि हंस के पैरों के आकार का बना हुआ, इसीलिए बोला जाता है इसे हंस पद। ये जो चौथा है, अगर आप जानते हैं तो ठीक, अगर अन्यथा नहीं जानते तो ये किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। ये जो मात्रा लगी होती है वो री ऋषि की होती है। तो हिंदी के अंदर अगर रेफ बिंदु जिनसे रा की ध्वनि स्पष्ट होती है वह कहलाता है आपका क्या? रेफ बिंदु। और रेफ बिंदु केवल 3 प्रकार के होते हैं, सिरोरेखा, खड़ी पाई और हंस पद। इनका प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी वर्ण के पहले स्वर आए, इनके पहले स्वर आता है, यह कहलाता है आपका कर्म या सिरोरेखा वाला। अगर स्वर के बाद आता है, स्वर के बाद आए तो खड़ी पाई लगती है। और स्वर के बाद ही आए, स्वर के बाद ही आए लेकिन मात्रा लगाने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वह नीचे लग। जैसे अगर प्रेम लिखा है या अगर का लिखा होता तो का में आप ऐसे लगा सकते हो, खा में आप कुछ इस प्रकार से लगा सकते हो। लेकिन ये जो मूर्धन्य वाला पार्ट है ट ठ, इनमें आप शायद ऐसे नहीं लगा सकते, इसलिए दोनों स्थान पे लगते हैं अगल बगल। तो हंस पद स्वर के बाद ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन प्रयोग के आधार पर मात्रा नहीं है इसलिए। और खड़ी पाई में मात्रा, इसलिए यहाँ पास क्या लगता है? खड़ी पाई वाला चिन्ह। और सिरोरेखा वह हमेशा रा लगता है, जैसे आप कर्म लिखते हैं, प्रेम देखते हैं और राष्ट्र देखते हैं। इन्हीं प्रकार के 3 चिन्हों को हम पढ़ते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में 2 ही चीजें हमारी बची हुई हैं वर्णमाला के अंतर्गत। एक भाग होता है आपका हल और दूसरा होता है हलंत। पहला भाग है हल और दूसरा भाग है आपका हलंत। तो हलंत क्या होता है? हल क्या होता है? हल का अर्थ होता है व्यंजन। वे समस्त वर्ण जो व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं हल। और इसी के साथ एक चीज और याद रख लें, अच। तो अच किसे कहते हैं? अच कहते हैं हम स्वर को, जिनसे हम स्वर, जिन व्यंजन से हम स्वर को हटाते हैं उस चिन्ह को हम बोलते हैं हलंत। जिस प्रकार अगर आप लिखते हैं, जैसे मैंने अच लिखा, इस पे मैंने हलंत लगाया है, ये क्या है? ये आपका हलंत है। और अच क्या है आपका? ये व्यंजन, जो स्वर है ये, लेकिन इसमें से हमने स्वर हटा लिया है तो ये कहलाता है
हल केवल जो लास्ट बचता है आपका व्यंजन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे मैंने लिखा अच और ऐसा हलंत कर दिया, तो ये जो आपका है वह है क्या आपका हलंत नामक चिन्ह, और ये अच क्या है, ये अच आपका क्या है हल। मतलब ये केवल चा याद रखना, ये अच तो मैंने स्वर के लिए बता दिया। जैसे अगर मैं दूसरे उदाहरण की बात करूं, जैसे लिखा मैंने विराट, तो विराट में जो ये लिखा है वो कहलाता आपका हलंत, और जो ये टा है वह क्या है, किसको बतला रहा है, ये हल, मतलब ये आधा वर्ण है। तो जहां अंतिम में हलंत लगा होगा वह हल कहलाता, मतलब उसमें स्वर नहीं है, और जो चिन्ह होता है वह कहलाता आपका हलंत। तो ये जो हमने हिंदी भाषा श्रृंखला की बात की, उसमें अगर हम बात, तो जैसे हमने देखा वर्णमाला के जितने भी भाग थे, जितने भी प्रकार थे, उन सभी को हमने देख लिया अपने इस वर्णमाला के विस्तृत हिंदी श्रृंखला पर। तो ये हमारा पहला भाग जो वर्णमाला है वह पूरी तरीके से मेरे अनुसार वह कंप्लीट है, पूरा है। अगर आप किसी को भी लगता है कि कुछ जानकारी इसमें अधूरी रह गई है, वह कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, मैं उन्हें जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। तो यहाँ मैं किसी भी वीडियो पर अपने लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करता हूं, क्योंकि यह हर बार मैं अंतिम में ही कहूँगा। अगर आपको पसंद आया हो ये वर्णमाला का भाग, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।